हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जामुन का पेड़ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों हमने देखा कि एक आदमी सिगरेट के लाम में नीचे दबा हुआ जामुन के पेड़ के नीचे, लेकिन एक लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पे डाल रहे हैं। फाइल चल रही है, आदमी की परेशानियों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इस तरह सरकारी व्यवस्थाओं पे किस तरह कृष्णचंद्र जी ने एक कड़ा और एक जोरदार व्यंग्य किया है कि किस तरह एक लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा के दूसरे लोगों पे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डालते हैं। आइए आगे की पंक्तियों से जानने का प्रयास करते हैं कि उस दबे हुए आदमी की जान बच पाई या नहीं, उसे किस तरह यानी किस विभाग ने जिम्मेदारी लेते हुए उसे बाहर निकाला। दबा हुआ आदमी एक आ भर के आहिस्ते से एक शेर बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक शेर बोला। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिलाया, बिल्कुल मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने बात चपरासी को बताई, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। एक लोग दूसरे से छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन खबरें किस तरह फैल रही थीं। एक लोग दूसरे को यानी माली तुरंत क्लर्क, चपरासी क्लर्क हेड क्लर्क को, और सिक्रेट में बात फैल गई कि ये दबा हुआ आदमी एक शायर था। अब फिर क्या था? बड़ी संख्या में लोग शायर को देखने के लिए आने लगे, क्योंकि ये विशिष्ट था, सामान्य व्यक्ति नहीं था। अब लोगों की भीड़ आने लगी और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से अब तरह तरह के शायर जमा होने लगे। तरह तरह के जो शायर थे वह इकट्ठे होने लगे। सिक्रेट का लान भांति भांति के शायरों से भर गया, अलग अलग तरीकों के, जो अलग अलग प्रकारों के थे। कोई हास्य का था, कोई वीर का था, वीर रस का, कोई हास्य रस का, तमाम तरह के कवि और शायरों से लान भर गया। सिक्रेट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें अदब और शायरी से बहुत लगाव था, वो भी इकट्ठे हो गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे, देखिए ये मेरा गज़ल अच्छा है कि नहीं। कई क्लर्क अपनी गज़लों से उसे सलाह और मशवरा लेने लगे, उससे राय लेने लगे, क्या मैं इस गज़ल को और बेहतर ढंग से लिख पाऊंगा? क्या मेरी ये गज़ल आपके दृष्टिकोण से ठीक है? क्या मेरी ये शेर जो आपके दृष्टिकोण से, कई लोग उससे सलाह मांगने लगे। अब देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है। अब उसकी जान है, दबी है, लेकिन नहीं, अपने स्वार्थ की सिद्धि में कैसे व्यक्ति लगा है, उससे राय, वो राय कहाँ से देगा, वो मशवरा कहाँ से देगा, वो विचार कहाँ से देगा? पहले तो अपनी जान तो बचाए। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला लिया। सब जो कमेटी ने तुरंत फैसला लिया कि अब इसका डिपार्टमेंट निर्धारित हो जाएगा, इसका विभाग निर्धारित हो जाएगा। एक शायर है, ले आया जाए। इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है और न तो हार्टिकल्चर विभाग से है, बल्कि संस्कृति विभाग से। चूंकि ये साहित्यिक आदमी है, इसलिए साहित्यिक के लिए एक ही विभाग है, संस्कृति विभाग। तो चूंकि इसका संबंध अब वहीं से है, अब इस पे जो निर्णय होगा, इस पे जो फैसला होगा, वह संस्कृति विभाग को लेना होगा। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करें और इस बदनसीब, एक अच्छा शायर है होते हुए भी इसका भाग्य साथ नहीं दिया, ये किस तरह पेड़ों के नीचे दब गया, इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलाई जाए, मुक्ति दिलाई जाए। फाइल अब आगे बढ़ चुकी थी। संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होते हुए, उसमें भी अलग अलग सेक्शन हैं। कोई जो उर्दू गज़लों की विधा को देखता है, कोई नृत्य विभाग को देखता है, कोई वादन और गायन को देखता है, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो सभी सेक्शनों को पार करते हुए साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सिक्रेट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तुम तखल्लुस रखते हो? किस उपनाम से जाने जाते हो? उसने कहा, ओस। मैं ओस उपनाम से जो है साहित्य जगत में प्रसिद्ध हूँ।
सची जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसके ओस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुए? क्या तुम वही व्यक्ति तो नहीं हो जिसकी अभी रचना हाल में ही प्रकाशित हुई है, ओस का फूल जो काफी चर्चित रहा है? कहीं तुम वही व्यक्ति तो नहीं हो? दबे हुए आदमी ने इस बात पे सिर हिलाया, बिल्कुल मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी रचना अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, ओस का फूल। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? क्या तुम हमारी जो साहित्य अकादमी उसके सदस्य हो? तुम उसके लिस्ट में तुम्हारा नॉमिनेशन है? सचिव ने पूछा, लेकिन उसने कहा नहीं, हैरत है, बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हो लेकिन तुम्हारा कहीं नाम हमारी अकादमी के सदस्य में नहीं है। सचिव जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी गलती हमसे हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा लेखक और उसका नाम हमारी साहित्य अकादमी में नहीं। कितना बड़ी त्रादासी है ये। गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा चीखा, दबा हुआ। अरे मैं गुमनामी की दुनिया में नहीं, मैं पेड़ के नीचे में दबा हूँ। भगवान के लिए मुझे उस दुनिया की बात छोड़िए, पहले जान है तो जान, मुझे निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव फौरन बोला। फौरन जाकर उसने ये बात अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की कि ये व्यक्ति कोई मामूली साहित्यकार नहीं है, ये ओस के फूल का लेखक है, ओस का फूल की रचनाकार है। रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शहर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपने समिति का सदस्य चुन लिया, लो आर्डर की कॉपी। जब ने कहा कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, तो लगा एक पल के लिए शायर के लिए कि अब लगता है मेरी जान बच गई, पेड़ से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगले ही पल कहा, तुम साहित्य अकादमी के सदस्य चुन लिए गए हो, लो ये आर्डर की कॉपी लो, ये आदेश की कॉपी लो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी बड़ी मुश्किल से सांसें चल रही थीं और उसकी आंखों से मालूम होता था वो बहुत कष्ट में है। हम ये नहीं कर सकते, सचिव ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, जो हमसे बन पड़ा वो हमने कर दिया, बल्कि हम यहाँ तक कर सकते हैं, अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को हम पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन कर दो तो मैं यही काम कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो तुम अभी एक काम कर दो, तुम अभी सिग्नेचर कर दो, तुम्हारे मरने के उपरांत तुम्हारी जो पेंशन होगी तुम्हारी बीवी को मुकर्रर कर दी जाएगी। उसने कहा, अभी मुझे मत मारिए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। शायर रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुसीबतें हैं। सरकारी अकादमी का सचिव हाथ मलते हुए कहा, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति, गायन वादन और शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखता है, पेड़ों से नहीं रखता है। हमने आपकी फाइल को अर्जेंट वन विभाग को लिख दिया है, जल्द ही वन विभाग से कोई न कोई निर्णय आ जाएगा। शाम को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे। वन विभाग तक आपकी बात पहुंच गई है, आपकी फाइल वन विभाग के कर्मियों तक पहुंच गई है, उन्होंने निर्णय पेड़ काटने का ले लिया है। कल वन विभाग के आदमी पहुंच जाएंगे और पेड़ को काट देंगे और आपकी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। माली का, चूँकि माली उसके सेवा भाव में लगा हुआ था इसलिए खुश था। आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, दिन प्रतिदिन उसकी हालत, चूँकि अब कई दिन हो चुके थे उसे दबे हुए, अब दिन प्रतिदिन चूँकि गिरने से उसके सभी शारीरिक गतिविधियाँ कमज़ोर पड़ रही थीं, वह धीरे धीरे अब उसकी सेहत जवाब दे रही थी। किसी तरह जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। जिंदगी और संघर्षों की, जैसे हनुमान थपा 6 दिनों तक बर्फ में दबे हुए थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अंत में उन्हें इसका लाभ जो है उन्हें निकाल तो दिया गया, लेकिन उससे उन्हें जिंदगी की जंग को अंत में हार ही गए थे। सुबह होते होते तक किसी तरह उसे जिंदा ही रहना था, क्योंकि वो बाहर निकलते ही उसे इलाज कराया जाएगा। चूँकि डिपार्टमेंटों में फाइल दौड़ रही थी, इसलिए देरी का कारण यही था कि इस तरह सरकारी व्यवस्थाएं व्यक्ति को मजबूर कर दे रही हैं, एक मानवता किस तरह करा रही है। दूसरे दिन जब वन विभाग के आदमी पहुंचे, आरी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने से उन्हें फिर रोक दिया गया। अंतिम आशाएं जो थीं वह रुक गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है इस पेड़ को न काटा जाए। चूँकि मामला अब चर्चित हो चुका था, हर डिपार्टमेंट तक पहुँचा। विदेश मंत्रालय ने भी विचार किया उस पेड़ के बारे में, तो पाया कि ये पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया एक देश था जिसके प्रधानमंत्री ने सिक्रिएट के लान में लगाया था। ये अगर पेड़ काटा गया
अगर ये पेड़ को काट दिया जाए तो इस बात का पूरा अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। और विदेश नीति कहती है कि किसी कूटनीति भी कहती है कि किसी भी देश से हमारा संबंध खराब न हो। संबंध को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा सा त्याग तो जरूर करना पड़ेगा। एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क ने गुस्से में चिल्लाया कि आदमी कई दिनों से दबा है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है और आप संबंधों की बात कर रहे हैं। दूसरी हुकूमतों से ताल्लुक़ का भी सवाल है, दूसरे ने कहा। पहले क्लर्क को समझाया, ये समझ लो पिटोनिया सरकार से कितनी मदद हमारे देश को मिलती है। क्या दोस्ती की खातिर एक आदमी की ज़िंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए, बिल्कुल उसे कुर्बानी देनी होगी अपने देश के लिए। बताइए अब किस तरह की बातें हो रही हैं। उसे कुर्बानी अगर देश की सीमाओं पे जान देता तो अलग की बात है। अब पेड़ के नीचे दबा हुआ है, सरकारी किस तरह तूल दे दिया गया, मामले को किस तरह बढ़ा दिया गया कि उस व्यक्ति की जान पे आ गई। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया कि आज सुबह प्रधानमंत्री चूँकि थे नहीं, चूँकि निर्णय उन्हीं को लेना है, विदेश से वापस आज गए हैं। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वो जो फैसला लेंगे सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुप्रीडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, जैसे लगा कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, जैसे लगा कि उस पे एहसान कर रहा है। ले नहीं समझ रहा है कि कितनी मानवता करा रही है। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ काटने की हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। कल निर्णय लिया जा चुका है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री से ये बात स्पष्ट हो चुकी है। कल तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, कल तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई, मतलब पूर्ण हो गई। सुप्रीटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, ठंडा था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी ज़िंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, उसकी ज़िंदगी की फाइल अब पूर्ण हो चुकी थी। इस तरह एक बहुत बड़ा व्यंग हमारे सरकारी व्यवस्थाओं पे, किस तरह एक विभाग दूसरे विभाग पे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डाल रहे हैं। अपने कार्यों को जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तर्कों का इस तरह पुल जो बिल्कुल कहीं न कहीं तर्कों पे खरा नहीं उतरता है, इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। इस तरह आपने देखा कि व्यंग्यात्मक यानी किस तरह समाज के ऊपर एक करारा जवाब है हमारे जो है समाज के सरकारी संस्थाओं के प्रति। अपनी जिम्मेदारियों को अगर बेहतर ढंग से समझ लें तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे बढ़ने से रुक नहीं पाएगा, हमारा देश का वास्तव में विकास होगा। आशा है कि आप सभी को ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। इस चैप्टर के सारांश के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।